दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों को सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कई संशोधन अधिसूचित किए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग गठित किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए। पिछले 15 वर्षों में ग्रीस के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। राजकीय यात्रा से जुड़े मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI में शामिल होने का फैसला किया। IPOI भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह साल 2015 में भारत द्वारा आरंभ की गई क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर पहल पर आधारित है। दोनों देश पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सहयोग करने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। IMEC को भारत ने साल 2023 में G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर लॉन्च किया था। रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा में साझा चुनौतियों से निपटने में समन्वय बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की घोषणा भी की गई। रक्षा विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच साल 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। चलिए अब भारत ग्रीस संबंधों के मुख्य पहलुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ग्रीस भारत के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रमुख भागीदार है। साथ ही ये यूरोपीय संघ में भारत की पहुंच के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। साल 2023 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। ग्रीस ने वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे समूहों में भारत की सदस्यता का समर्थन भी किया है। ग्रीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और इसमें भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। इतना ही नहीं, ग्रीस भारत के नेतृत्व में लॉन्च किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल में शामिल हुआ है। चलिए आखिर में रायसीना डायलॉग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि थे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध भी है। साल 2024 के संस्करण की थीम है चतुरंगा, यानी संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सृजन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह डायलॉग भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की ओर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन करने के लिए कई नियम बनाए हैं। ये नियम सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नए नियम कुछ इस प्रकार हैं। जिस दंपत्ति को जिला चिकित्सा बोर्ड ने चिकित्सकीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ प्रमाणित किया है, ऐसे इच्छुक दंपत्ति के लिए सरोगेसी के माध्यम से संतान पैदा करने वाली महिला को ऐसे इच्छुक दंपत्ति के दोनों युग्मक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी महिला को दाता से युग्मक प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपति का कम से कम एक युग्मक, यानी या तो पति का शुक्राणु या पत्नी का अंडाणु जरूर होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरोगेसी नियम 2022 के नियम 7 ने दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सामान्य सरोगेसी के मामले में संतान चाहने वाले इच्छुक दंपति के युग्मक होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही सरोगेसी से संतान चाहने वाली सिंगल महिला को स्वयं के अंडाणुओं और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा। आपको बता दें कि अरुण मुतवेल बनाम भारत संघ मामले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोकितांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला को सरोगेसी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति दी थी। MRKH एक जन्मजात दुर्लभ रोग है। यह प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बंध्यता का कारण बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला इस इरादे से एक इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वह बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंप देगी। चलिए अब आपको सरोगेसी अधिनियम 2021 के बारे में विस्तार से बता देते हैं। यह कानून वाणिज्यिक उद्देश्य वाली सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। इच्छुक दंपतियों के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो इसमें इच्छुक दंपति को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। इसमें महिला के लिए आयु सीमा 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उनकी कोई जीवित संतान भी नहीं होनी चाहिए। सरोगेट मदर के लिए पात्रताएं की बात करें तो सरोगेसी के लिए तैयार महिला विवाहित होनी चाहिए, उसकी अपनी जीवित संतान होनी चाहिए तथा उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से 25-26 तक अर्थात 5 वर्ष की अवधि के लिए FMBAP को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। FMBAP का उद्देश्य बाढ़ के प्रकोप से मानव जीवन, भूमि और संपत्ति की रक्षा में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करना है। इसके लिए FMBAP राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान भी है। चलिए सबसे पहले योजना की मुख्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। इसके 2 उप घटक हैं। पहला है बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री अपरदन रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। केंद्र और 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण साझा किया जाता है। शेष राज्यों के लिए ये अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत अब तक 427 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। और दूसरा उपघटक है नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र। इसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाली नदियों पर संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं की जांच और निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं। इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 100% केंद्रीय सहायता मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों को सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया। इससे उन गरीब कैदियों को राहत मिलेगी जो या तो उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या धन की कमी के कारण जमानत पाने में असमर्थ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेल या उनमें बंद व्यक्ति राज्य सूची का विषय है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसके माध्यम से गृह मंत्रालय गरीब कैदियों को जेल से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा। इनमें से अधिकांश कम शिक्षा और निम्न आय स्तर वाले सामाजिक रूप से वंचित या हाशिए पर रहने वाले समूहों से संबंधित है। इससे जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आपको जेलों और कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए लागू की गई अन्य पहलों के बारे में विस्तार से बताते हैं। आदर्श कारागार अधिनियम 2023। इसका उद्देश्य कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलना और समाज में उनका फिर से समेकन करना है। इसके साथ ही लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई कराने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैदियों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान देता है।
आदर्श कारागार मैनुअल 2016 में इस बात के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं कि जेलों में विचाराधीन कैदियों को कौन सी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं योजना के कार्यान्वयन के लिए दिए गए दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि सीएनए के माध्यम से प्रदान की जाएगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। यह समिति किसी कैदी की जमानत आदि सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पात्र मामले में वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी। इसके साथ ही राज्य स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन किया जा सकता है। विचाराधीन कैदियों के लिए अधिकतम सहायता 40,000 रुपए और दोषी कैदियों के लिए 25,000 रुपए होगी। 40,000 रुपए और 25,000 रुपए से अधिक की किसी भी राशि के लिए प्रस्ताव को राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने कई संशोधन अधिसूचित किए। ये संशोधन केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणाओं के अनुरूप है। ये संशोधन विनियमों के अनुपालन की लागत को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए विनियमों की समीक्षा करने हेतु किए गए हैं। इसके अलावा संशोधन से पूरे बीमा तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के बारे में। ये पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए अब इस संशोधन के प्रमुख सुधार क्या हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्टियों की नियुक्ति से जुड़े नियम और शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने तथा CEO की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया गया है। केंद्र सरकार ने साल 2004 में NPS की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त करने में मदद करना है। अगला है पेंशन फंड। इसे धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के दायरे में लाया गया। पेंशन फंड द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप गवर्नेंस में सुधार करना है। साथ ही पेंशन फंड द्वारा डिस्क्लोजर को बढ़ाना है। तीसरा है ट्रस्टी बैंक। जब ट्रस्टी बैंक अपने दर्जे या नियमावली को बदलने का प्रस्ताव करेगा तो उसे PFRDA की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। और चौथा है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए CRA द्वारा धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति का कार्यान्वयन किया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहल के समान उपयुक्त और उचित व्यक्ति के मानदंड पेश किए गए। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग गठित किया। यह प्रभाग देश से जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयासों में समन्वय के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा। APDA ने उत्तराखंड और सिक्किम से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। इसमें जैविक कृषि पद्धतियों को बेहतर करने, प्रमाणन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रमुख निर्यात उत्पादों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैविक कृषि एक प्रकार की संधारणीय कृषि पद्धति है। कृषि की इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें फसलों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फसल अपशिष्ट, फार्मयार्ड खाद, संवर्धित कंपोस्ट जैसे कृषि इनपुट का उपयोग किया जाता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में जैविक कृषि उत्पादन क्षेत्र के मामले में भारत का 6ठा स्थान है। इसके साथ ही जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान है। भारत से जैविक उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड,
तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर आदि को निर्यात किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जैविक कृषि के महत्व के बारे में जान लेते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। यह मृदा अपरदन को कम करती है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलती है और अंत में इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। अब बात करते हैं जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई पहलों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एनपीओपी जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली संस्थाओं को प्रत्यायन देने का कार्य करता है। इसके अलावा यह जैविक उत्पादन और पैकेजिंग के लिए मानक भी तय करता है। इसके साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 शुरू की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैविक खेती नाम से जैविक ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। अब रुक करते हैं जैविक कृषि से संबंधित चुनौतियों की तरफ। पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि की पैदावार लगभग 18.4% कम है। जैविक उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अधिक खर्च होता है। इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायक अवसंरचना का भी अभाव है। जैविक कृषि में फसलों की अधिक निगरानी करनी पड़ती है। घास फूस को समय समय पर नष्ट करना जरूरी होता है। इसमें अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है अल्बानिया। इस देश की राजधानी है तिराना। अल्बानिया ने भारत में दूतावास खोलने की घोषणा की है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह बाल्कन प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में मॉन्टेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो, पूर्व में नॉर्थ मैसेडोनिया तथा दक्षिण व दक्षिण पूर्व में ग्रीस के साथ लगती है। जल निकाय की बात करें तो इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थित है। चलिए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इसके लगभग 3/4 क्षेत्र पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। शेष क्षेत्र तटीय व जलोढ़ तराई वाले हैं। प्रमुख नदियां हैं ड्रिन सेमन और शकुम्बिन। उच्चतम बिंदु माउंट कोराब है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। बुलेटिन के आखिर में चलिए अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना शुरू की है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्टार्टअप्स ने 2023 में $1.2 बिलियन के वेंचर डेट यानी उद्यम ऋण जुटाए हैं। ये आंकड़ा साल 2022 की तुलना में 50% अधिक है। हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने दुनिया के पहले पिजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल की घोषणा की है। इस नए फास्ट ब्रीडिंग प्रोटोकॉल से अरहर दाल की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों को तेज गति से विकसित करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से साल 2025-26 की अवधि के लिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना को लागू करने के लिए धनराशि को मंजूरी दी। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने नौसेना के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। कोयला या लिग्नाइट क्षेत्रक से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने उपयुक्त क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण विधि को अपनाया है। वैज्ञानिकों ने बलीन व्हेल द्वारा सुरमय ध्वनि छोड़े जाने के पीछे की शारीरिक रचना की खोज की है। वे इस ध्वनि के लिए कंठ स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स का उपयोग करती हैं। ये पानी के भीतर सुरमय ध्वनि छोड़ने में सक्षम होने के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया गिनी वॉर्म डिजीज का उन्मूलन करने के लक्ष्य के काफी नजदीक है। ये एक संक्रमण है जो ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस नामक परजीवी के कारण होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।